नमस्कार। अक्सर हम सबको लगता है कि हमारी हिंदी तो बहुत अच्छी है, पर क्या व्याकरण भी उतना ही मजबूत है? चलिए आज एक मजेदार चुनौती के साथ इसी को परखते हैं और देखते हैं कि नींव कितनी पक्की है। तो सवाल यही उठता है, हिंदी व्याकरण पर हमारी पकड़ कितनी गहरी है? क्या हमें सच में नियम याद हैं या बस हम अंदाजे से सही बोलते चले आ रहे हैं? आज पता लगाते हैं। हम इसे 10 जरूरी सवालों के जरिए परखने वाले हैं। इसे अपनी भाषा की समझ के लिए एक अच्छी दिमागी कसरत समझिए। तो फिर क्या सब तैयार हैं इस कसरत के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, यानी भाषा की सबसे बुनियादी इकाइयों से, अक्षर और शब्द। क्योंकि किसी भी मजबूत इमारत की तरह भाषा की नींव भी तो एकदम पक्की होनी चाहिए, है ना? तो पहला सवाल वर्णमाला से जुड़ा है। हिंदी में क से लेकर ज्ञ तक कुल कितने वर्ण होते हैं? जरा सोचिए कि आपको वो सही संख्या याद है? और सही जवाब है 46। जी हाँ, अगर आपने 46 सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। यही तो हमारी भाषा का आधार है। अच्छा, अब अक्षरों से आगे बढ़कर शब्दों की दुनिया में चलते हैं। ये बताइए, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? याद रहे, समास का मतलब है दो या ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाना। इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। अब ये क्यों है? क्योंकि तत्पुरुष समास दो शब्दों के बीच का एक रिश्ता दिखाता है। जैसे विद्यालय को अगर हम तोड़ें तो बनता है विद्या का आलय, मतलब ज्ञान का घर। ये जो का वाला रिश्ता है ना, यही इसे तत्पुरुष समास बनाता है। समास के बाद अब जरा संधि को भी देख लेते हैं, यानी शब्द जुड़ते कैसे हैं। तो बताइए, नीलकंठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही विच्छेद है नील प्लस कंठ। संधि का काम दो शब्दों की ध्वनियों को जोड़ना है। यहाँ तो ये बहुत ही सरल है, नील और कंठ ये दोनों शब्द मिलकर नीलकंठ बन जाते हैं। तो हमने शब्द बना लिए, अब देखते हैं कि ये शब्द एक वाक्य के अंदर काम कैसे करते हैं। चलिए अब वाक्य की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं कारक पर। ये ने, को, से बहुत छोटे दिखते हैं, पर इनके बिना हिंदी अधूरी है। तो वाक्य है, राम ने फल खाया। इसमें ये जो ने लगा है, इसकी भूमिका क्या है? सही जवाब है सी, कर्ता कारक। सीधा सा नियम है, ने यह बताता है कि काम करने वाला यानी कर्ता कौन है। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम। इसीलिए ने राम के साथ आया है। चलिए कारक को थोड़ा और समझते हैं। एक और वाक्य देखते हैं, जल में कमल खिलता है। यहाँ में क्या दर्शा रहा है? इसका सही जवाब है अधिकरण कारक। में ये बताता है कि क्रिया कहाँ हो रही है। कमल कहाँ खिल रहा है? जल में। ये देखिए, इस टेबल से समझना कितना आसान है। ने कर्ता को बताता है, में जगह को और को कर्म को दिखाता है। अब बात करते हैं एक्शन की, यानी क्रिया की। ये बताइए कि पढ़ना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि क्रिया को अपने अर्थ के लिए किसी कर्म की जरूरत है या नहीं। जवाब है सकर्मक। देखिए, इसका एक सिंपल सा टेस्ट है। क्रिया से पूछिए क्या, जैसे क्या पढ़ा, जवाब मिल सकता है किताब पढ़ी। लेकिन अकर्मक क्रिया जैसे सोना से पूछें क्या सोया, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। बस यही इन दोनों के बीच का फर्क है। और इस भाग का आखिरी सवाल जुड़ा है समय से। वाक्य है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। ये वाक्य किस काल में है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, वर्तमान काल। क्रिया के अंत में ये जो रहा है लगा है ना, यही हमें बता रहा है कि काम अभी हो रहा है, इसी वक्त। यह वर्तमान काल की पहचान है। अच्छा, व्याकरण के नियम तो ठीक है, पर भाषा तो असल में अपनी बात को खूबसूरती से कहने की एक कला है ना? तो चलिए अब अभिव्यक्ति की इस कला की ओर बढ़ते हैं। भाषा का असली खेल तो अर्थ का है। तो चलिए दो छोटे पर मजेदार सवाल। पहला, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? और दूसरा, जो दूसरों का भला करे उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जवाब एकदम साफ है, सुंदर का विलोम है कुरूप, और जो दूसरों का भला करे वो कहलाता है परोपकारी। यही शब्द तो हमारी भाषा को और भी समृद्ध बनाते हैं। और आखिर में बात करते हैं भाषा की शैली की, उसकी सजावट की।
इस मशहूर कहावत जहाँ चाहा वहाँ राहा में कौन सा अलंकार इस्तेमाल हुआ है? अलंकार ही तो भाषा को एक अलग अंदाज देते हैं। इसका जवाब है बी, अनुप्रास अलंकार। जब आसपास के शब्दों में एक ही ध्वनि बार बार आती है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वहां और राह दोनों में ह की ध्वनि एक लय बना रही है, बस यही अनुप्रास है। तो ये देखिए, ये है हमारी पूरी हिंदी व्याकरण की टूल किट। हमने वर्ण से शुरू करके समास, संधि, कारक, क्रिया, काल, विलोम और अलंकार तक को समझा। ये सारी चीजें मिलकर ही हिंदी भाषा को उसकी संरचना और सुंदरता देती हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जरा सोचिए, इनमें से कौन सा नियम है जिसे हम सब अपनी रोज की बातचीत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि व्याकरण कैसे हमारी भाषा में रचा बसा हुआ है।